द डिसाइपल एक मराठी ड्रामा फिल्म है। ये कहानी भारतीय शास्त्रीय संगीत के एक समर्पित शिष्य की है, जिसने इसमें महारत हासिल करने के लिए पूरी जान लगा दी। पर धीरे धीरे उसे अपनी सीमाओं का एहसास होता है। क्या केवल रियाज और मेहनत से इसमें महारत हासिल की जा सकती है, या केवल हुनर होना जरूरी है, या फिर इसकी साधना किसी अलौकिक और आध्यात्मिक प्रयास से ही संभव है, या फिर ये सब महज एक आवरण है, एक ऊपरी खोल या बहाना जो क्लासिकल संगीत को मॉडर्न संगीत की प्रतियोगिता से बचाने का उपाय मात्र है। शरद नेरुलकर भारतीय शास्त्रीय संगीत के अलवर घराने का एक समर्पित साधक है। अपने गुरु पंडित विनायक प्रधान के मार्गदर्शन में बरसों से इसका अभ्यास कर रहा है। शरद के लिए उसका गुरु महज एक शिक्षक नहीं है, वो उसके पिता की तरह है। शरद उसका पूरा ख्याल रखता है। आज अपने दोस्त तेजस और स्नेहा के साथ एक दुकान से कुर्ता खरीद रहा है। कल उसे एक प्रतियोगिता में हिस्सा लेना है। आज उसे अपने पिता की बात याद आ रही है। वो कहता था कि स्टेज में हर चीज केवल उतनी ही होनी चाहिए जितनी कि स्टेज परफॉर्मेंस के लिए जरूरी है। शरद मुंबई में अपनी नानी के साथ एक चौल में रहता है। आज रात जब उसकी माँ का फोन आता है तो उससे बात करने से मना कर देता है। नानी को कहता है कि फुर्सत में होगा तो वापस फोन कर लेगा। किसी बात पर अपनी माँ से नाराज है। माँ के बीमार होने या फोन पर रोने पर भी उसे इसकी कोई परवाह नहीं है। अक्सर वो एक महिला सिंधुबाई जाधव के प्रवचन सुना करता है। ये महिला उसके गुरु विनायक प्रधान की भी गुरु थी। वे उसे माई बुलाते हैं। माई के प्रवचन शास्त्रीय संगीत की साधना के बारे में है। वो किसी धार्मिक गुरु के अंधभक्त की तरह माई के प्रवचन पूरी शिद्दत से सुना करता है और उस पर यकीन भी करता है। माई के प्रवचन बताते हैं कि कैसे शास्त्रीय संगीत सबसे खास है। हजारों साल की साधना के बाद ऋषि मुनियों ने इस संगीत को पैदा किया है। एक इंसान अपने पूरे जीवन भी इसकी साधना करे तब भी इसमें निपुणता हासिल नहीं कर सकता है। ये एक तरह का खजाना है जो अकेलेपन, भूख, त्याग और बलिदान से हासिल होता है। माई का प्रवचन कहता है कि अगर पैसे के पीछे भागोगे, फिल्मी गाने गाओगे, तो इस पवित्र कला को कभी नहीं सीख पाओगे। अगले दिन जब वो प्रतियोगिता में हिस्सा लेता है, थोड़ा घबराया हुआ है। कई प्रतिद्वंदी हैं जो नामी संगीत घरानों से आए हैं, लेकिन जब उसकी बारी आई, शरद ने ठीक वैसा ही परफॉर्म किया जैसा कि उसने प्रैक्टिस की थी। जजेस भी उसके परफॉर्मेंस से प्रभावित हैं। अनाउंसर ने भी तारीफ की। ऑडियंस ने जोरदार तालियां बजाई, सो अलग। शरद को पूरी उम्मीद है कि वो इस प्रतियोगिता में कोई ना कोई पुरस्कार तो जरूर जीतेगा। जब पुरस्कार की घोषणा हो रही थी तो वो बड़ी उम्मीद से अपने नाम का इंतजार कर रहा था, पर ना तो वो फर्स्ट आया और ना ही सेकेंड या थर्ड हो सका। अब तो चेहरे पर उदासी छुपाए नहीं छुप रही है। देर रात अपनी बाइक पर चलते हुए माई के प्रवचन सुनता है कि मन बेचैन हो तो भारतीय शास्त्रीय संगीत को उसकी गहराई और शुद्धता के साथ नहीं गाया जा सकता है। हर स्वर, हर श्रुति की पूजा जरूरी है। हमेशा मन स्वच्छ और निर्मल होना चाहिए। असत्य, लोभ और दोष, इन्हें मन से दूर करना चाहिए। इसके लिए संयम और निष्ठा जरूरी है। शरद राग और सुर की काल्पनिक दुनिया और उसमें महारत हासिल करने की मनगढ़ंत अतार्किक बातों को बड़े ध्यान से सुनता है। शरद एक स्टूडियो में काम करता है। यहाँ पुराने रिकॉर्ड्स और अनजाने गायकों के शास्त्रीय संगीत को डिजिटलाइज करता है, इसकी सीडीज बनाता है और शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रमों में स्टॉल लगाकर बेचता है। आज ऐसे ही एक कार्यक्रम में उसने एक स्टॉल लगाया है। ज्यादातर लोगों को शास्त्रीय संगीत का मतलब धार्मिक संगीत लगता है, पर जब लोग धार्मिक संगीत और भजन के लिए उसके स्टॉल में आते हैं तो चिढ़ जाता है। आज शायद ही उसने कोई सीडी बेची हो। गुस्से में है कि शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम का स्तर गिरता जा रहा है। कलाकार भी वैसे ही गाने गाते और बजाते हैं जो ऑडियंस को खुश करे। कह रहा है कि आज का शो कितना बेकार था, पर लोग तालियां बजा रहे थे। ज्यादातर समय तो हल्के राग और धार्मिक गाने ही बजते रहे। माई ठीक कहती है कि यह कार्यक्रम और कॉन्सर्ट एक तरह के फ्रॉड हैं। कलाकार ऑडियंस को ही खुश करने में लगे हैं। उन्हें असली कला की अब परवाह नहीं है। सब केवल पैसे के पीछे भाग रहे हैं। कह रहा है कि वही तबला वादक जो कभी एक महान कलाकार था, अब पैसे के पीछे कितना बदल गया है। समय बीतने के साथ शरद की कला में उतना निखार नहीं हुआ जितना कि उनके दोस्त तेजस और स्नेहा का हो रहा है। हालांकि ऐसा नहीं है कि शरद ने रियाज में कोई कमी छोड़ी हो। उसका तो पूरा समय शास्त्रीय संगीत के इर्द गिर्द ही बीतता है। उसके पिता भी शास्त्रीय संगीत के कलाकार थे।
बचपन से उसने शरद को अलग अलग रागों की शिक्षा दी है। जहां दूसरे बच्चे छुट्टी के दौरान खेल कूद में व्यस्त रहते थे, शरद को अपने पिता के साथ संगीत की प्रैक्टिस करनी पड़ती थी। तब उसकी माँ को बच्चे पर संगीत सीखने का दबाव पसंद नहीं आता था। वो इस बात पर अपने पति की आलोचना करती थी। शरद का पिता भले स्टेज में ज़्यादा परफॉर्मेंस नहीं करता था, लेकिन शास्त्रीय संगीत पर उसने काफ़ी किताबें लिखी थी। उसकी किताबें शास्त्रीय संगीत के आधुनिक पतन पर फोकस करती है। वो हमेशा शास्त्रीय संगीत के पुराने गौरव की बात करता था, जिसमें पवित्रता थी। उसका पिता मुकुंद केलकर भी माई का बड़ा भक्त था। एक बार जब उसे दूरदर्शन के स्टूडियो में बुलाया गया, तो यहाँ भी वो माई के चमत्कारी और अद्भुत हुनर की तारीफ कर रहा है। इंसान की प्रवृत्ति ही है कि लोग जिसे जितना कम जानते हैं, जिसके चारों तरफ जितना रहस्य होता है, वे उसे उतना ही पूजनीय और महान समझते हैं। माई के साथ भी ऐसा ही है। वो एक महान गायिका है, एक रहस्यमयी और अलौकिक कलाकार, पर आज तक उसके संगीत को किसी ने रिकॉर्ड नहीं किया। स्टूडियो में कह रहा है कि माई सबसे अलग है, उसे ख्याति पसंद नहीं है, वो एक तपस्वी है। आज कई साल बाद शरद अपने पिता की उसी दूरदर्शन की रिकॉर्डिंग को डिजिटलाइज कर रहा है। स्नेहा को बता रहा है कि उसके पिता की गायकी बस ठीक ठाक थी, उनकी गायकी से बेहतर उनकी कहानियां हुआ करती थी। शरद स्नेहा को पसंद करता है, लेकिन जब स्नेहा ने माई की रिकॉर्डिंग के बारे में उससे पूछा, तो उसने बड़ी सफाई से झूठ बोल दिया कि उसके पास ऐसी कोई रिकॉर्डिंग नहीं है। उल्टे स्नेहा से पूछता है कि क्या ऐसी रिकॉर्डिंग है भी। आज जब उसकी नानी ने उससे कहा कि उसकी माँ उसके नौकरी को लेकर परेशान है, कि आखिर तुम एक अच्छी नौकरी के लिए प्रयास क्यों नहीं करते हो, तो नानी पर ही भड़क गया। कहता है कि वो या तो शास्त्रीय संगीत की प्रैक्टिस कर सकता है या फिर नौकरी करेगा, एक साथ दोनों काम नहीं हो सकते हैं। पर जब नानी ने याद दिलाया कि उसके दोस्त तेजस और स्नेहा नौकरी भी करते हैं और प्रैक्टिस भी, तो गुस्से में उठकर वहां से चला गया। असल में उसकी माँ ये नहीं चाहती थी कि बेटा भी अपने बाप की तरह शास्त्रीय संगीत में उलझकर अपनी जिंदगी बर्बाद कर ले। वो अपने पति को तो नहीं समझा पाई, पर चाहती है कि बेटे को माई के काल्पनिक विचारों से अलग रखे। उन्हीं प्रवचनों ने उसके पिता के दिमाग में संगीत के रहस्यवाद और शुद्धता जैसी अव्यवहारिक बातें भर दी थी। शुरू से ही शरद के पास अच्छी पढ़ाई और बेहतर करियर के ऑप्शन थे, पर उसे अपनी माँ की बात समझ में नहीं आई। वह अपनी माँ की बातों को उसे संगीत से भटकाने वाला समझता है। शरद का गुरु विनायक प्रधान काफी बूढ़ा हो चुका है, कभी कभार अपने खास कदरदानों के लिए कार्यक्रम भी करता रहता है। ऐसे ही एक कार्यक्रम में शरद और स्नेहा उसके बैकग्राउंड वोकलिस्ट हैं, लेकिन शरद का परफॉर्मेंस ठीक नहीं है। कार्यक्रम बचाने के लिए स्नेहा को उसकी जगह राग संभालना पड़ा। कार्यक्रम के कुछ दिन बाद जब वे विनायक के रेगुलर चेकअप से लौट रहे थे, शरद के चेहरे पर परफॉर्मेंस को लेकर निराशा है, लेकिन गुरुजी उसे सांत्वना देता है। कहता है कि 40 साल तक मैंने केवल रियाज किया, माई के आगे कुछ भी बोलने से डर लगता था, और तुम्हें सब कुछ जल्दबाजी में सीखना है। क्या हो गया अगर सुर नहीं मिल रहे थे। गुरुजी शिक्षक दिवस के दिन एक और परफॉर्मेंस में उसे मौका देता है। असल बात तो ये है कि शरद अपने पिता मुकुंद केलकर की ही तरह एक औसत हुनर वाला शिष्य है। वो रियाज और प्रैक्टिस में कोई कमी नहीं रखता है, लेकिन मौके पर उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता है। यही बात उसे झुंझला देती है, और जब भी अपनी माँ की बातों पर ध्यान देता है और भी तिलमिला जाता है। आज वो बचपन की एक बात याद कर रहा है कि एक रात वो अपने पिता के साथ एक गुरु के कॉन्सर्ट देखने जा रहा था। तब उसका पिता और उसके दोस्त बात कर रहे थे कि गुरुजी का परफॉर्मेंस 50-50 होता है। जब अच्छा गाया तो जैकपॉट, और जब खराब शुरुआत की तो पूरा शो बर्बाद हो जाता है। वे बातें कर रहे हैं कि गुरुजी अपना परफॉर्मेंस बेहतर करने के लिए रम पिया करते थे। अगली सुबह जब शरद को टीचर्स डे के लिए परफॉर्म करना था, तो उसने भी राग सुधारने के लिए रम की एक बोतल गटक ली, पर इससे नुकसान ही हुआ। पीने के बाद उसे उल्टी हो रही है। जब वो शो के लिए जा रहा है, माई के टेप सुनता है कि अगर उसे संगीत सीखना है तो ऑडियंस को भूलना पड़ेगा। वाहवाही के लिए कभी मत गाओ, चाहे तुमने कितनी भी ट्रेनिंग की हो। राग के साथ कभी छेड़छाड़ मत करो, और गाओ तो केवल अपने गुरु के लिए गाओ। भले तुमने खराब गाया हो, लेकिन हर प्रयास ईमानदारी से होना चाहिए। आज जब उसने स्टेज में परफॉर्म किया तो अच्छा गाया, अपने परफॉर्मेंस से खुश है। शो के बाद जब घर लौट रहा है, फिर से माई की रिकॉर्डिंग सुनता है
कि उसे कभी हार नहीं माननी चाहिए। अपने मन को तैयार करो, चाहे जैसी भी स्थिति आ जाए, हमेशा उसी मार्ग में बने रहो। आखिरकार शरद ने शास्त्रीय संगीत के उस मार्ग को नहीं छोड़ा। अब तो 10-12 साल गुजर गए हैं। शरद केलकर एक स्कूल में म्यूजिक टीचर हैं, अपने पर्सनल कॉन्सर्ट भी करता है। समय गुजरने के साथ विनायक प्रधान काफी बुजुर्ग हो गया है, आजकल तबीयत खराब ही रहती है। शरद उसका एक बेटे की तरह ख्याल रखता है। गुरु से कह रहा है कि अब उसे कार्यक्रमों में हिस्सा नहीं लेना चाहिए, हर परफॉर्मेंस के बाद तबीयत खराब हो जाती है। एक दिन जब वो टीवी पर संगीत का रियलिटी शो देख रहा है, शो में कलकत्ता की एक परफॉर्मर भी सिलेक्ट हुई है जिसका म्यूजिक बेस शास्त्रीय संगीत है। शरद भी इसमें हिस्सा ले सकता है। वो इतना अच्छा तो गाता ही है कि रियलिटी शो में सेलेक्ट हो जाए, पर माई के विचार अब भी दिमाग में हावी हैं। संगीत से पैसा कमाना उसका मकसद नहीं है। उसके पर्सनल शोज में लोगों की कम ही भीड़ होती है। वो भी अपने गुरु की तरह ठीक ठाक परफॉर्म करता है। उसके दोस्त तेजस और स्नेहा भी शास्त्रीय संगीत का शोज करते हैं। उन्हें भी इसमें कोई विशेष ख्याति नहीं मिली है। शरद स्नेहा को पसंद करता था, पर अब स्नेहा की शादी हो चुकी है। जब वो अपने शोज पर सोशल मीडिया के कमेंट पढ़ता है तो इसमें लोगों का मिला जुला रिएक्शन है। ज्यादातर कमेंट निराश करने वाले हैं। इतने साल बाद भी वो खाली समय में माई के ही उपदेश सुना करता है, लेकिन जैसे अब उसे इसमें ज्यादा रुचि नहीं रही। आखिर कब तक सत्य की खोज और संगीत एक तपस्या है जैसी बातें सुनता रहेगा। सोच में पड़ गया है कि शायद भौतिकवादी आधुनिक संगीत में भी शास्त्रीय संगीत की कोई जगह हो सकती है। भारी भरकम परंपराओं के बोझ ने शास्त्रीय संगीत को बोझिल और बोरिंग बना दिया है। इसे भी दूसरी कलाओं की तरह इवोल्व होना होगा। जब वो अपने परफॉर्मेंस की रिकॉर्डिंग अपने गुरु को दिखाता है तो गुरु जी भी ये देखकर निराश हैं। कहता है कि विचार पूर्वक सोचकर मेहनत करो, धीरे धीरे हो जाएगा। आज वो माई की एक ऐसी रिकॉर्डिंग सुन रहा था जिसमें ऐसा लग रहा है कि वो उससे ही बात कर रही है। वो एक शिष्य से कह रही थी, तुम्हारा पिता मेरा सबसे आज्ञाकारी शिष्य है, लेकिन सबसे कम प्रतिभावान है। केवल हुनरमंद संगीतकारों की संगति में रहने से और किताबें लिखने से खुद प्रतिभावान नहीं बना जा सकता है। उसे बहुत सारी भ्रांतियां हैं, पर क्या तुम अपने पिता से अलग हो? आज उसने एक म्यूजिक आर्काइव में माई की सारी रिकॉर्डिंग दान कर दी। हालांकि आर्काइव के लिए माई एक अननोन आर्टिस्ट है। शुरू में तो आर्काइव ने इसे अपनी लाइब्रेरी में रखने से मना कर दिया, लेकिन जब शरद ने कहा कि ये एक खजाना है और फ्री में देने की बात की तो आर्काइव ने सारी रिकॉर्डिंग्स रख ली। जब एक ढाबे में डिनर कर रहा है, देखता है कि म्यूजिक रियलिटी शो में वो बंगाली लड़की जिसने इसमें शास्त्रीय संगीत गाकर ऑडिशन दिया था, अब बॉलीवुड के गाने गा रही है। असल जिंदगी में अगर कुछ हासिल करना है तो ऐसे ही ट्रांजिशन करने पड़ते हैं, पर जैसे ये देखकर भी उसने इससे कोई सीख नहीं ली। जब उसका एक स्टूडेंट स्कूल के एक बैंड में हिस्सा लेने के लिए परमिशन मांगता है तो उस पर गुस्सा आ गया। इतना सुनाया कि वो लड़का रोने लगा। माई के 35वीं बरसी में वो अपने गुरु के साथ एक कार्यक्रम में परफॉर्म कर रहा है। तब उसे एक बात का ख्याल आता है। आज से बहुत साल पहले उसकी मुलाकात एक क्रिटिक से हुई थी। हालांकि उसकी राइटिंग वेल रिसर्च्ड होती थी, पर मुंबई के ज़्यादातर संगीतकार उससे नफरत करते थे। उसने माई के बारे में उसे काफ़ी कुछ बताया था। कह रहा था कि उसने माई का संगीत सुना है, वो टैलेंटेड थी, पर उतनी भी खास नहीं थी जितनी कि उसके चेले बताते हैं। ऊपर से वो बड़ी अजीब चिड़चिड़ी औरत थी। अक्सर अतीत का रोना रोती रहती थी। कहती थी कि मुगलों ने शास्त्रीय संगीत को खराब कर दिया है। वो अक्सर परफॉर्मेंस से बचती थी। भला कौन आर्टिस्ट है जो परफॉर्मेंस से दूर भागता है? उसके चेलों ने उसके नाम की हवा बना दी, जैसे कि वो कोई संगीत की देवी हो। पुराने जमाने में ये सब तरकीब चल जाया करती थी, पर अब ऐसी हवाबाजी का कोई फायदा नहीं होता है। शरद से कह रहा था कि कोई एक नाम बता दो जिसने माई से ट्रेनिंग ली हो और शास्त्रीय संगीत में कुछ उखाड़ा हो। ऐसा एक भी नहीं मिलेगा। जब शरद ने अपने गुरु समेत कुछ और लोगों के नाम गिनाए तो उस क्रिटिक ने उनकी भी असलियत बता दी कि उनमें कोई खास दम नहीं है। इस पर तब शरद गुस्सा गया था और उसने उस क्रिटिक के चेहरे पर पानी फेंक दिया था। एक वो दिन था और आज का दिन है जब उसे शास्त्रीय संगीत की दुनिया में धीरे धीरे हकीकत का अंदाजा होने लगा है। उसका गुरु विनायक प्रधान अब काफी बूढ़ा हो चुका है। शरद ही उसका ख्याल रखता है।
हर परफॉर्मेंस के बाद उसकी तबीयत खराब हो जाती है। शरद से कहता है कि ऑर्गेनाइजर परफॉर्मेंस तो कराते हैं पर पैसा नहीं देते हैं। वादा करने के बाद भी पैसे देने में आनाकानी करते हैं। कभी कभी आने जाने का भी भाड़ा खुद लगाना पड़ता है। विनायक प्रधान बातें करते करते अचानक शांत हो गया। फिर कुछ दिन बाद गुरुजी का देहांत हो गया। शरद आज म्यूजिक रियलिटी शो की उसी बंगाली आर्टिस्ट को देख रहा है जो अब फिनाले तक पहुंच चुकी है। उसने अपने शास्त्रीय संगीत से बॉलीवुड म्यूजिक में पूरी तरह से ट्रांजिशन कर लिया है। आखिरकार एक परफॉर्मर को ऑडियंस के हिसाब से ही चलना पड़ता है। शरद ने भी अपनी हार स्वीकार कर ली है। वो कभी भी उतना टैलेंटेड नहीं था कि एक बड़ा सिंगर बन सके। वो अपने पिता की ही तरह औसत प्रतिभा का इंसान है। एक परफॉर्मेंस के दौरान वो अचानक स्टेज छोड़कर चला गया। इसके बाद उसने कभी कोई कॉन्सर्ट नहीं किया। उसकी माँ चाहती थी कि शरद संगीत के इतर अपना कोई करियर चुने जिससे कि उसका हाल अपने पिता की तरह ना हो। हालांकि उसने शास्त्रीय संगीत की प्रैक्टिस तो छोड़ दी है, लेकिन अपने पिता की ही तरह इससे पूरी तरह अलग नहीं हो सका। उसने गुरु विनायक प्रधान की पुण्यतिथि पर एक म्यूजिक कंपनी की शुरुआत की। ये म्यूजिक कंपनी अलवर घराने के बेनाम गीतकारों के संगीत को पब्लिश करती है। इसमें ऑनलाइन म्यूजिक कोर्स और कई किताबें भी बिकती हैं। दूसरे क्षेत्रीय संगीत परंपरा भी उसी तरह गायब हो जाएंगे जैसे भारतीय शास्त्रीय संगीत खत्म हो रहा है। अगर संगीत कला परंपराओं का बोझ लेकर चलते रहे और खुद को समय के हिसाब से नहीं ढाला तो ये भीड़ में गुमनाम होकर अतीत में कहीं खो जाएंगे। इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अभी तक बने रहने के लिए शुक्रिया।